खबर दिल्ली से है। अरुण जेटली के पार्थिव शरीर को बीजेपी मुख्यालय लाया गया है, जहां उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। दोपहर बाद राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के निगम बोध घाट पर अरुण जेटली का अंतिम संस्कार किया जाना है। बीजेपी मुख्यालय की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि लोग जो है पूर्व वित्त मंत्री देश के अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप इस वक्त रमन सिंह को देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, और देश भर के तमाम बड़े नेता, बड़े लीडरान, मंत्री सब इस वक्त जो है देश के लोकप्रिय नेता अरुण जेटली जी को उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। कल इनके घर पर पार्थिव शरीर को रखा गया था और आज बीजेपी मुख्यालय लाया गया है, जहां पर लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक सभी पहुंच रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में सभी बड़े नेता, सभी प्रदेशों के तमाम नेता इस वक्त पहुंच रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। कल दोपहर 12:07 पर अरुण जेटली का अनूप गुप्ता बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और अनिल भी निगम बोध घाट से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अनूप, एक एबीवीपी के अध्यक्ष से लेकर वित्त मंत्री तक का सफर अपने आप में कह सकते हैं कि एक कीर्तिमान स्थापित करते चले गए। जहां भी अरुण जेटली को मौका मिला वहां पर उन्होंने एक इतिहास लिखा है और आज वो हमारे बीच नहीं है। कैसा वहां पर नजारा है, क्या तस्वीरें इस वक्त आप वहां पर देख पा रहे हैं? आपने सही जिक्र किया कि अखिल विद्यार्थी परिषद से बीजेपी तक का सफ़र जी, और सबसे बड़ी बात बता दूं कि उस वक्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में वो अध्यक्ष थे जब बीजेपी का अस्तित्व तो नहीं था। बाद में उन्होंने जनसंघ ज्वाइन किया और आपको भी पता होगा कि उस वक्त जनसंघ और बीजेपी का अस्तित्व भारतीय राजनीति में क्या था जी। और उस वक्त से चलकर अरुण जेटली की भूमिका और जिस तरीके से मेहनत करके कार्यकर्ताओं को जोड़ करके, नेताओं को जोड़ करके आज बीजेपी जिस शिखर पर पहुंची है, ये कह सकते हैं कि इसमें अरुण जेटली की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। न केवल महासचिव यानी कि बीजेपी में जो जिम्मेदारी दी गई उसके तौर पर, बल्कि जब उन्हें राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया उस वक्त बीजेपी बहुत मजबूत नहीं थी। उसके बावजूद जिस तरीके से अरुण जेटली बीजेपी की नीतियों को, बीजेपी के मसलों को वो सदन में रखते थे, सदन में उठाते थे और बड़ी मजबूती से चीज़ों को उन्होंने सदन में उठाया, सदन के बाहर उठाया, लोगों तक लेकर गए और पार्टी को मजबूत करने में एक महती भूमिका अरुण जेटली ने निभाया। ये वाकई याद करने वाली बात है और यही वजह है कि जैसे ही ये खबर आई कि अरुण जेटली इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, उसके बाद लोगों का हुजूम उमड़ने लगा। और आपको बता दूं कि जिस बीजेपी दफ्तर में अभी उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, कल रात से ही दूसरे जगहों से, इस राज्य के दूसरे जगहों से लोगों का आना शुरू हो गया था। लोग चाहते थे कि अरुण जेटली का एक दर्शन कर लिया जाए, आखिरी दर्शन कर लिया जाए। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि एक वाकई जो राजनीति का एक शिखर पुरुष था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा जी। अनिल भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं निगम बोध घाट से। अनिल, बताया जा रहा है कि दोपहर के बाद अंतिम संस्कार उनका वहां पर किया जाएगा। क्या कुछ तैयारियां वहां पर अभी आप देख पा रहे हैं? क्या वहां पर भी लोगों का हुजूम आपको नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर यहाँ की जहाँ तक व्यवस्था की बात है निगम बोध घाट की, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो मैं दिखाना चाहूंगा कि ये वही निगम बोध घाट है जहाँ से अरुण जेटली का जो अंतिम यात्रा होगा, शव यात्रा होगा, यहाँ से होकर गुजरेगा। और यहाँ की जो व्यवस्था है, खासकर सुरक्षा व्यवस्था भी कई चरणों पे इसमें किया गया है, चाहे वो अर्धसैनिक बल के हों या दिल्ली पुलिस के हों। तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। बीजेपी के और जो संगठन है उसके भी कई ऐसे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं जो तमाम व्यवस्था जो अंतिम संस्कार के लिए होती है वो देख रेख कर रहे हैं। और यहाँ की जो व्यवस्था, जो माना जा रहा है कि करीब 2 से ढाई बजे के बीच जो है वो यहाँ पे केंद्रीय जो
पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का जो शव है, पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा। और हमारे साथ एक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी विनीत जी जो हैं, वो लंबे समय से भाजपा को कवर करते रहे हैं, आरएसएस को कवर करते रहे हैं, अरुण जेटली के काफी नजदीकी भी रहे हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी शख्सियत के बारे में अगर बात की जाए तो किस तरह की शख्सियत है, आइए हम उनसे सुनते हैं। हाँ जी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से कल सिद्धार्थ नाथ सिंह बोल रहे थे कि एक बरगद के वृक्ष के समान थे जिसमें सभी को संरक्षण मिलता था, और उनका जाना निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक बरगद के वृक्ष का टूट जाना है, बिखर जाना है। साफ तौर पर इतनी बड़ी शख्सियत थी। छात्र जीवन से अगर हम शुरुआत करें, जब एबीवीपी में थे तब वो डीयू के प्रेसिडेंट बने थे। साथ ही साथ इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जब आंदोलन में हुआ था, आपातकाल के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, उस वक्त उन्होंने बढ़ करके हिस्सा लिया था। एक सफल छात्र नेता के तौर पर आए थे और वहीं से उनकी शख्सियत शुरू हुई थी और राजनीति में प्रवेश किए थे। 1990 में लगभग वो बीजेपी कार्यकारिणी में जुड़े थे और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे नहीं देखा। और साथ ही साथ अटल जी की सरकार में वो पहले स्टेट मिनिस्टर बने और उसके बाद उन्हें जल्दी ही प्रमोट कर दिया गया और वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए थे। उसके बाद से फिर 2004 तक मंत्री रहे और उनके नेतृत्व में कई बड़े काम हुए। डिसइन्वेस्टमेंट का जो काम शुरू हुआ था वो उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद 2004 से 2014 का कार्यकाल अगर हम देखें, उस वक्त अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर ये जो कार्यकाल था वहां पर बीजेपी विपक्ष में थी और सरकार को घेरने का काम उन्होंने किया। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 2009 के बाद जिस तरह से यूपीए 2 में एक के बाद एक घोटाले नजर आए, उन्हें प्रखरता से उन्होंने बात रखी। और साथ ही साथ जब 2009 में बीजेपी की हार हुई थी, उस वक्त जो मायूसी थी उससे निकलने का उन्होंने काम किया। इसके बाद अगर हम देखें 2014 के बाद वित्त मंत्री बने। सबका नुकसान हुआ है और उसमें हमारा सबका पारिवारिक नुकसान भी है। भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते समय जब भी समस्याएं पैदा होती थी, अड़चनें आती थी, तो अध्यक्ष करके मेरा अनुभव था कि पहला फोन उनका आता था और हर क्राइसिस को सुलझाने के लिए वो बहुत पॉजिटिव मदद करते थे। वो प्रखर वक्ता भी थे और हर चीज़ को एनालिसिस करके उसका किस प्रकार से निर्णय करना, इसमें उनका एक बहुत ही प्रभुत्व था। पार्टी के विचारधारा से कटिबद्धता थी और निर्णयों के बारे में स्पष्टता थी। राज्यसभा में उन्होंने किए हुए भाषण एक वैचारिक चिंतन के रूप में हमें प्रेरणा देते रहेंगे। उनका कार्य, कर्तृत्व, नेतृत्व पूरा देश उससे परिचित था और अब एक आधार, सरकार के रूप में भी वो बहुत बड़ा आधार थे, पार्टी के लिए भी आधार थे, हम सबके लिए आधार थे। उनके जाने के 1-1.5 महीने पहले उनके घर पर मैं जाकर काफ़ी देर तक उनसे बातचीत हुई और उनके स्वास्थ्य की स्थिति में भी उनको देश की चिंता थी, पार्टी की चिंता थी। अनिल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस चीज़ का जिक्र अभी नितिन गडकरी जी कर रहे थे, उस चीज़ को मैं भी यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहा था कि जब भी बीजेपी मुश्किल में पड़ी है, जब भी हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा गया है, जब भी अर्थव्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा गया है, तो अरुण जेटली प्रमुखता से सामने आए हैं और फ्रंट से लीड किया है बीजेपी को और मजबूती से डिफेंड भी किया है हर बार। निश्चित तौर पर वो हमेशा से बीजेपी हो या फिर मोदी सरकार एक संकट मोचक के तौर पर हमेशा से उभर कर आए। चाहे किसी तरह का भी दिक्कत हो, चाहे वो विपक्ष को एक टेबल में लाने की बात हो या फिर उनको मनाने की बात हो, तमाम ऐसे चीजों को लेकर के हमेशा अरुण जेटली ने जो उनकी काबिलियत थी वो उन्होंने दिखाई थी। और यही कारण रहा है कि जब भी मोदी सरकार को कभी भी संकट का एक दौर आया तो वो हमेशा जेटली जी को याद करते रहे। यही एक बात है कि हमें जहां तक जेटली जी के कामों को याद करने की बात होती है तो हमेशा हमें जो मोदी सरकार के टेन्योर 1 में आया था, जिसके बाद जो सफलताएं हासिल की, इसके बाद प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार 2 भी आया, जिसमें जनधन के
हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक 36 करोड़ के करीब अकाउंट खोले गए थे जेटली जी के नेतृत्व में जब वो वित्त मंत्री थे। इसके अलावा मुद्रा जो स्कीम था उन्होंने काफी सफलता के साथ इसको लागू करवाया। इसके अलावा डीमोनेटाइजेशन जो एक काफी अहम था, आलोचकों के भी काफी आलोचना करते रहे, विपक्ष भी काफी आलोचना करती है, लेकिन तमाम आलोचनाओं के बीच अरुण जेटली ने कैसे सफलता से इसको अंजाम दिया। और यही नहीं, जीएसटी वन टैक्स वन नेशन की बात उन्होंने परिकल्पना थी खासकर प्रधानमंत्री मोदी की, तो उसको भी पूरा करने में काफी अहम योगदान उन्होंने दिया था। यह कहा जा सकता है कि जो अरुण जेटली का जो योगदान है वो देश कभी नहीं भूलेगा और उनकी जो काम है, जो सफलताएं हैं, वो एक तरह से एक सच्ची श्रद्धांजलि है। ये इससे भी नहीं इनकार किया जा सकता कि अरुण जेटली की जो शख्सियत थी उसको देखते हुए आज पूरे देश की, विपक्ष की, तमाम ऐसे लोगों की आंखें नम आंखें से आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। जी अनिल, अनूप भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, अभी मैं कुछ पढ़ रहा था, कुछ रिपोर्ट्स अभी मैं पढ़ रहा था, उसमें ये चीज़ मेरे को दिखाई दी वहाँ पर कि जब 2002 में गुजरात दंगे हुए थे तो अटल जी, कुछ रिपोर्ट्स उस वक्त आई थी कि जब अटल जी ने सोच लिया था कि अब जो है वहाँ से नरेंद्र मोदी को बतौर मुख्यमंत्री हटाना है, तब एक बात यहाँ पर सामने आई थी कि अरुण जेटली उस वक्त काफ़ी करीबी माने जाते थे आडवाणी जी के और अटल जी के। तो उस दौरान जेटली जी ने सिफारिश की थी अटल जी से कि अभी नरेंद्र मोदी जी को न हटाया जाए। तो इस लिहाज से नरेंद्र मोदी जी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अहम रहे हैं हमेशा से जेटली जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसी का जिक्र कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक अपना दोस्त उन्होंने खो दिया है, और उस समय उन्होंने जिक्र भी किया कि विद्यार्थी की राजनीति से लेकर अब तक की राजनीति में अरुण जेटली की भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफ़ी अहम रहा है। गोधरा की घटना हो या बाद में कई तरह के तमाम आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर लगे, उस समय भी बड़ी मजबूती से अरुण जेटली उन दोनों नेताओं के साथ खड़े रहे। जीवन में कई उतार चढ़ाव इन नेताओं ने देखे। उस वक्त कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से क्या किया जा सकता है, राजनीतिक तौर पर क्या किया जा सकता है, बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही सहज तरीके से वो साथ खड़े रहे, साथ दिखाया। और जिस घटना की जिक्र कर रहे हैं कि उस समय अटल जी हों या आडवाणी जी हों, जिस तरीके से पूरी परिस्थिति कहीं ना कहीं विपरीत थी उस वक्त में नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उस वक्त दिल्ली में रहकर अरुण जेटली ने जिस तरीके से साथ दिया था, यही वजह है कि आज चाहे वो अमित शाह हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भूलते नहीं हैं। और आपको मैं बता दूं कि संसद भवन में भी जब सरकार बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उस समय सबसे बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री के सामने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने की थी। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी चुनौती वाला मंत्रालय अरुण जेटली को सौंपा, और आपको याद होगा कि कुछ दिनों के लिए उन्हें रक्षा मंत्रालय भी सौंपा गया। यानी इतना भरोसा करते थे, इतना विश्वास करते थे, और विश्वास पे वो खरे भी उतरे। जिस तरीके से अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं थी, उसको पटरी पे लाने का काम किया पहले, और जिस तरीके से अभी अनिल भी जिक्र कर रहे थे, तमाम योजनाओं, चाहे मुद्रा योजना की बात करें, नोटबंदी का मसला हो या जीएसटी एक ऐसा मुद्दा था जिसको यूपीए सरकार लागू कराना चाहती थी, लेकिन यूपीए सरकार की इच्छा शक्ति के अभाव की वजह से उसको लागू नहीं कराया जा सकता। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपनी बात अरुण जेटली को कहा कि इसको लागू होना ही चाहिए, तो उन्होंने एड़ी चोटी एक कर दी। और बड़ी ही विषम परिस्थिति में उस समय राज्यसभा में सरकार के पास आंकड़े नहीं थे, उसके बावजूद भी बड़ी ही प्रखरता से, बड़ी ही मजबूती से उन्होंने चीजों को रखा, शायद उनको एक बेहतरीन वक्ता उनको कहा जाता था, और जिस तरह से उन्होंने हमेशा से बीजेपी को लीड किया है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक बहुत अहम चीज उनके बारे में ये भी है कि पार्टी के बाहर भी, यानी वामपंथी नेताओं, यानी सीताराम येचुरी जैसे नेता भी उनके पार्टी के बाहर अच्छे दोस्त माने जाया करते थे, और इसीलिए शायद आज भी अरुण जेटली को पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान मिस कर रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।